अल्कीन्स की अगर आप कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये केमिकल प्रॉपर्टी जो अल्कीन है, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। इससे अल्कीन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अल्कीन क्योंकि ये रिएक्शन शो कर पाता है, इसीलिए अल्कीन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल कंपाउंड बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी में किस तरीके से रिएक्शन होती है, इसको समझते हैं। तो इसमें ये कहा गया है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन हैलाइड हमें पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि H और X ये मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन एटम का बॉन्ड है, उनका मॉलिक्यूल है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है। इन सभी को हम हाइड्रोजन हैलाइड कह देते हैं इन जनरल। ठीक है। अब कहा यह गया है कि अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ HX मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हैलो अल्केन। सिंपल सी रिएक्शन है कि अल्कीन्स को अगर हम HX मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हैलो अल्केन प्रोड्यूस करते हैं। हमने जब शुरू में डिस्कशन किया था तो हमने एक बात कही थी कि अल्कीन और HX के बीच में जो रिएक्शन होता है वो एक एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि इससे पहले की भी केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, ठीक वैसे ही ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। यानी HX मॉलिक्यूल अल्कीन पे जाके ऐड हो जाएगा और उससे एक हैलो अल्केन बन जाएगा। जो अल्कीन पे ऐड हुआ उससे एक हैलो अल्केन बन जाएगा। उसके एग्जाम्पल को समझने के लिए एक हम देख सकते हैं, इस तरह से रिएक्शन है कि हमारे पास ईथीन मॉलिक्यूल है, ये एक अल्कीन है, इसमें 2 कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। इसको हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr के साथ रिएक्ट करवाया, तो हम ये देखते हैं कि रिएक्शन में ऐसा प्रोडक्ट बनता है। याद रखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि अल्कीन को HBr के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो होगा ये हमेशा की तरह, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड फिर से एक बार टूटेगा, और HBr है तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये इस पे लग गया हाइड्रोजन, तो बन गया CH3 और CH2 और उस पर Br लग गया। तो ये एक हैलो अल्केन है, ब्रोमोइथेन। इस तरह से रिएक्शन होती है। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि अल्कीन मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड टूटा और ये जो रिएजेंट था ये इस पे एज इट इज आके ऐड हो गया और ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन इस केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है, उसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो सिर्फ 2 कार्बन का अल्कीन है हमारे पास। एक बार प्रोपीन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे प्रोपीन है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें 3 कार्बन है टोटल। इस तरह से प्रोपीन मॉलिक्यूल है, इसको भी उसी तरह से HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं। होना फिर वही चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे ब्रोमीन लगना चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। वो 2 ऑप्शंस क्या क्या हैं हम ये देख सकते हैं। पाई बॉन्ड तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा देते हैं और ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br। लेकिन अगर हम उल्टा करें, पाई बॉन्ड तोड़ें और ब्रोमीन इस बार इस कार्बन पे लगा दें और हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा दें, हमको तो यही कहा गया है ना कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे ब्रोमीन लगाना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इस केस में प्रोडक्ट ये बन जाएगा। डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो अब इन दोनों में से बनेगा तो कोई एक। तो ज्यादा कौन बनेगा या किसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं? तो इसके नीचे मेजर लिखा गया है, यानी ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। यानी इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी ब्रोमीन हमेशा इस वाले केस में बीच वाले कार्बन पे जाके लगेगा और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे। तो ये इसमें ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। लेकिन ऐसा क्यों, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। और ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें मैकेनिज्म हमें नहीं बताई जाती, लेकिन ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसकी मैकेनिज्म भी हमें बताई गई है। इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ना। तो इसकी मैकेनिज्म हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमको ये समझ नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट मेजर क्यों हुआ और ये माइनर क्यों हुआ। तो इसके लिए अब मैकेनिज्म सीखना चालू करते हैं। तो देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में सबसे पहले बात कही गई है कि द ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। इस तरह की कितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शंस दिखाई हैं हमने ऊपर, ये 3 स्टेप्स में होती हैं। ओवरऑल तो एक स्टेप में दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में 3 स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन में। सबसे पहला स्टेप जो है वो है डिसोसिएशन ऑफ HX मॉलिक्यूल। HX मॉलिक्यूल जैसे कि HBr हमने लिया था, तो सबसे पहला है कि उसका डिसोसिएशन होगा, वो मॉलिक्यूल खुद टूटेगा। और जैसे कि HBr मॉलिक्यूल में देख सकते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, ब्रोमीन डेफिनेटली हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच के 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? एक H+ आयन और एक Br- आयन। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि Br के ऊपर लोन पेयर चले गए तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन का लॉस हो गया इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में चाहे HBr हो, चाहे HCl हो, चाहे कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो, सब में डिसोसिएशन होगा।
फिर स्टेप टू में क्या कहा गया है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन का ही मतलब ये भी हुआ अटैक ऑफ H प्लस आयन। तो ऊपर वाले स्टेप में जो ये H प्लस प्रोड्यूस हुआ है ये अब अटैक करता है, क्योंकि H प्लस काफी ज्यादा अनस्टेबल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं है इसके पास, तो काफी अनस्टेबल हुआ ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में अटैक करता है अल्कीन पे। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अटैक करता है। तो सेकेंड स्टेप में H प्लस आयन का अटैक होता है। कैसे, ये हमारे पास अल्कीन का मॉलिक्यूल है, जो हमने अल्कीन ऊपर लिया था, फिर से वही वाला अल्कीन मॉलिक्यूल लिया है, इस पे ये H प्लस आयन अटैक करता है। अब अटैक करके देखते हैं क्या प्रोड्यूस होता है। कुछ लिखा तो है हमने, लेकिन अटैक का मतलब क्या, कैसे अटैक करेगा, ये H प्लस आयन किस तरीके से इस अल्कीन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है उसको समझते हैं। तो होता यह है कि अल्कीन मॉलिक्यूल में यहां पर पाई बॉन्ड है। अगर ये पाई बॉन्ड टूट जाए और टूट के किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, सपोज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए दोनों ही इलेक्ट्रॉन टूट के एक कार्बन पे चले जाएं, तो ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और H प्लस आयन के लिए इस कार्बन पे अटैक करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से होता है। जब भी अल्कीन H प्लस आयन के कांटेक्ट में आता है, अल्कीन का जो ये पाई बॉन्ड है वैसे भी वीक था, अब क्योंकि H प्लस आयन उसके आसपास घूमने लग गए हैं, उस वजह से पाई बॉन्ड टूट के किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों टूट करके किसी एक कार्बन पे शिफ्ट हो गए और इसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, इस H प्लस ने, और बॉन्ड बना लिया। क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, H प्लस उस पर अगर अटैक कर दे तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है अपने साथ और बॉन्ड बनेगा। तो सपोज करते हैं कि ये जो है बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे शिफ्ट हुए दो इलेक्ट्रॉन, H प्लस ने इस पर अटैक कर दिया, तो क्या सिचुएशन होगी, तो ये सिचुएशन होगी कि ये बनेगा। क्योंकि जब पाई बॉन्ड इधर से टूट के इधर जाएगा तो इस कार्बन का क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, H प्लस उस पे जुड़ गया, तो ये CH2 का क्या बन जाएगा, CH3। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बचा, तो डेफिनेटली यही आयन बनना चाहिए। ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। लेकिन क्या जरूरी है कि ये बॉन्ड टूट के इधर ही जाए, ये बॉन्ड ऐसे भी तो टूट सकता था कि इधर ना उधर वाले कार्बन पे ना जाके इस वाले कार्बन पे चला जाए, क्योंकि इन दोनों कार्बन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही है, दोनों ही तो कार्बन है, तो जरूरी थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन टूट के इधर ही जाए, वो तो इधर भी आ सकता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर टूट के जाएगा तो फिर ये H प्लस किस पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिधर इलेक्ट्रॉन गए हैं उधर ही अटैक करेगा। अब इस बार इस H प्लस को बीच वाले कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट के उधर चले गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर गए, ये वाला नहीं हुआ, अगर ये वाला हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर क्या प्रोड्यूस होगा, H प्लस इस पे अटैक करेगा, CH3 का CH2 हो जाएगा, ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि वो यहां पे बना हुआ है। लेकिन वही बात, सवाल फिर से वही हो गई, अब यहां या तो टूट के वो इस वाले कार्बन पे आएगा या तो टूट के इस वाले पे जाएगा, हो तो कुछ एक ही सकता है। तो क्या होना चाहिए, तो वंस अगेन ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो ज्यादा चांसेस होंगे इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आए ताकि H प्लस इस पर अटैक करे, बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो फिर नीचे वाली प्रोसेस हो जाएगी। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, किसके बनने के चांस ज्यादा होने चाहिए, जो ज्यादा स्टेबल होगा तो कौन ज्यादा स्टेबल है। क्या ये बात हम समझ सकते हैं। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को डील किया है कि कार्बोकेटाइन दोनों ही हैं। इसमें हम देखते हैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए तो ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल कैसे हो सकता है, अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन दे, थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी। हम देखते हैं कि इस कार्बन के बगल में एक और कार्बन है जिसके साथ एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड से प्लस आई इफेक्ट शो करवा सकता है, इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर सकता है। तो इस कार्बन को थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा। ऐसा ही इस साइड से कार्बन भी कर सकता है, क्योंकि इसके बगल में इधर भी कार्बन है, ये भी पुश कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसको दोनों तरफ से राहत मिल रही है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आयन स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि हम इस वाले आयन को अगर ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज इस बार इस कार्बन पे है, इसको एक ही तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो हो सकता है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ नहीं है, इसके एक ही तरफ ये कार्बन है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है, उसके पीछे एक और कार्बन है, वो तो इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जबकि इस वाले कार्बन में एक इधर से और एक इधर से, दोनों डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि इसमें सिर्फ पीछे एक ही तरफ से हो रहा है। तो एक कॉमन सेंस हमें कहता है कि डेफिनेटली इसमें ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और होता भी यही है, ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट। तो ज्यादा स्टेबल है तो जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वही तो ज्यादा बनेगी, तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए हर बार ये मेजर बनेगा, क्योंकि ये
मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने की वजह से ये हमारा मेजर होगा इस वाले स्टेप में, मेजर फॉर्मेशन इसी का होगा। यानी कि अगर हम प्रोसेस कहें तो क्या होना चाहिए, तो प्रोसेस ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस एक्चुअल में ऊपर वाला ही होगा कि पाई बॉन्ड जब भी टूटेगा इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, H प्लस आयन इस पे अटैक करेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है उससे, इसलिए ये मेजर होगा। ये सेकेंड स्टेप इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जितना अच्छे से होगा ओवरऑल रिएक्शन भी उतने अच्छे से होगी, इसलिए सेकेंड स्टेप इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसलिए इसमें टाइम लगा के समझा इसको। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या होगा, ये तो बन तो गया। अब इसमें क्या होगा, हमें याद होगा कि पहले स्टेप में जब ये HBr टूटा था तो H प्लस और Br माइनस दोनों प्रोड्यूस हुए थे। H प्लस ने तो इस पर अटैक करके अपना काम बना लिया, ये Br माइनस कहां जाएगा, तो अब Br माइनस को रास्ता मिल गया है, अब ये Br माइनस भी अटैक कर देता है इसी कार्बोकेटाइन पे। जहां पॉजिटिव चार्ज है ये खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो नेचुरल सी बात है कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होता है तो ये तुरंत जाके वहां पे अटैक करेगा और इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप यहां से शुरू हुआ, उसके बाद सेकेंड स्टेप हुआ और फाइनल स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बना। ये 3 स्टेप में पूरी रिएक्शन हुई, जिसको हमने ओवरऑल यहां पर एक ही स्टेप में दिखा दिया था कि इसने इस पे इसके साथ मिलाया तो ये प्रोडक्ट बना। और ये भी बनता है लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट बनता है, मेजर ये बनता है। अब हम ये भी समझ में आ गया होगा हमें कि ये मेजर क्यों बना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे आएगा सेकंड स्टेप में, और क्योंकि ये ज्यादा बनेगा इसलिए फिर Br माइनस भी इसी पे अटैक करेगा, तो इसलिए ये फाइनली मेजर प्रोडक्ट हमें दिखेगा। ये सबसे ज्यादा बनेगा, इसीलिए वो बनेगा भी नहीं, एक तो अगर बन भी गया तो बहुत थोड़े अमाउंट बनेंगे, तो Br माइनस उस पर अटैक भी थोड़े से, जब है ही थोड़े से तो अटैक भी उतने पे हो जाएगा और थोड़ा सा अमाउंट उसका भी बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, इसलिए हम उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, हमारे लिए यही मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो क्या इसकी पूरी मैकेनिज्म हमें क्लियर है? ये रिएक्शन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए। लेकिन अब एक सवाल ये है कि ये तो एक प्रोपीन मॉलिक्यूल हुआ, ऐसा ही कोई और अगर अल्कीन मॉलिक्यूल हो और उसमें भी अगर HBr या HCl के साथ रिएक्ट करानी है, तो क्या बार बार हमको ये 3 स्टेप करके देखना पड़ेगा? क्योंकि हमको ये पूछा जाएगा ना कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। जैसे कि केस देख के देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब जैसे कि हमको ये रिएक्शन दे दी, यहां पर हमने दूसरा अल्कीन लिया है ब्यूटवानिन, इसको HBr के साथ रिएक्ट कराने को बोला है। रिएक्ट तो हम करवा देंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि HBr जब टूटेगा और यहां का जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो HBr में से H किस पे जाएगा और Br किस पे जाएगा, इन दोनों कार्बन में से किस पे Br और किस पे H जाना चाहिए। तो सवाल ये पता करने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा, मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में पहले HBr खुद टूटता है, ये HBr टूट के क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस एंड Br माइनस, ये पहला स्टेप होता है। फिर ये H प्लस इस अल्कीन पे अटैक करता है सेकंड स्टेप में। अटैक 2 तरह से कर सकता है, ये पाई बॉन्ड टूट के इस पे शिफ्ट हो जाए, H प्लस उस पे चला जाए, तो ऐसे में प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। तो प्लस चार्ज हम बना भी लेते हैं, एक बार पहले रफ में समझ लेते हैं, फिर फाइनल सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें करना क्या चाहिए बार बार। अब हर बार इतना सारा काम करना पड़ेगा तो काफ़ी लेंदी हो सकता है, बट एक बार समझ के देखते हैं कि इस पे जैसे कि बॉन्ड टूटा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, H प्लस तुरंत उस पर अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा CH3, लेकिन इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। सेकंड स्टेप में ये होगा। एक तरीका और हो सकता था कि ये वाला पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे शिफ्ट ना होकर के इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता, इधर शिफ्ट होता तो फिर कार्बोकेटाइन थोड़ा अलग बनता, CH3 CH2। ऑब्वियसली बात है, इस वाले पे अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते तो H प्लस इस वाले पे अटैक करता, इधर करने क्या जाएगा, वो इस पे अटैक करेगा तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH2 प्लस रह जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यही होगा। तो फिर से 2 ऑप्शन आ गए, अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो फिर हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें सिर्फ एक तरफ से है, इधर से तो कुछ है ही नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब Br जो अटैक करेगा वो इस पे करेगा, ये तो बनेगा ही कम, तो इस पे अटैक भी कम ही होगा। तो इस पे अटैक होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बनना चाहिए, इस पे जब Br इस पे अटैक कर देगा तो CH3 CH2 CH प्लस था, इस पे Br ने अटैक कर दिया तो Br लग गया इस पे, और उधर CH3 तो था ही, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस पे अटैक करेगा तो यहां लगेगा Br, लेकिन वो माइनर होगा इसलिए हम उसको बनाते ही नहीं है। फिर से रिएक्शन हो गई। तो फिर हमें हर बार जो भी अल्कीन दिया हो 3 स्टेप्स में ऐसे सोचना पड़ेगा कि एक तो पहले हेलोजन को हम तोड़ें, हाइड्रोजन हैलाइड को तोड़ें, उसमें H प्लस का सोचें कि किस तरह से अटैक करे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने सेकंड स्टेप में, और फिर जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उस पर हेलोजन को अटैक करवा के कंपाउंड बना देंगे। ये बात तो ठीक है, ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी मेथड हो सकता है। अभी तो मैंने छोटे छोटे अल्कीन लिए हैं, फिर भी कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल, अगर अल्कीन के मॉलिक्यूल होंगे तो फिर वहां पे चेक करना पड़ेगा। हम चाहते हैं टाइम बचाना, तो
इस टाइम बचाने के लिए हम लोगों को एक मार्कोनिकोव रूल सीख लेना चाहिए। मार्कोवनिकोव रूल, मैं भी उसकी स्पेलिंग लिखूंगा, बट मार्कोवनिकोव रूल अगर हम सीख लेंगे तो मैकेनिज्म हमें आती भी है लेकिन वो हमारे लिए काम आसान कर देगा। उस रूल को हम अप्लाई करके इतनी मैकेनिज्म से बिना पास हुए भी बता पाएंगे कि अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वो मार्कोनिकोव रूल क्या है? वो मार्कोनिकोव एक साइंटिस्ट के नाम पे रूल है बेस्ड, क्योंकि मार्कोनिकोव नाम के केमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा डिटेल में पहली बार स्टडी किया और उन्होंने ही ये मैकेनिज्म ढूंढी कि रिएक्शन एक्चुअल में इस तरीके से होता है, 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में ये होता है कि डिसोसिएशन होता है, दूसरे स्टेप में ये होता है, तीसरे स्टेप में ये होता है। और उसके बाद उन्होंने एक रूल ही बना दिया हमेशा के लिए कि जब भी कोई अल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा मेरे रूल के हिसाब से अटैक करे, रिएक्शन होगी और मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम भी वो रूल याद रख लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं मार्कोनिकोव रूल क्या है। तो वो रूल ये है, मार्कोवनिकोव रूल। और इस रूल में क्या कहा गया है? द नेगेटिव पार्ट ऑब्लिक आयन ऑलवेज एड्स ऑन द कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ H एटम। नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे ऐड होता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ H एटम्स होते हैं। यानी वो इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम जानते हैं कि इसमें रिएक्शन होगी तो HBr इस पे ऐड होगा, तो HBr में नेगेटिव पार्ट कौन है? ऑब्वियस सी बात है Br माइनस, H तो प्लस है ना, Br माइनस तो ये है। तो रूल का कहना यह है कि बिना मैकेनिज्म देखो बाद में देख लेना, भले ही मैकेनिज्म ना भी देखें, हम एक बात कह सकते हैं कि जब भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसे बनेगा कि Br माइनस जो है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे ऐड होगा जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। हम देखते हैं इन दोनों में से इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस पे ऐड होना चाहिए Br को, क्योंकि लेसर है, इस पे 1 कम है, सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन है, इस पे तो 2 है। एक बात तो साफ ही है कि Br या तो इस कार्बन या इस कार्बन पे ही ऐड होगा, बाकी कार्बन पे सवाल ही नहीं उठता, पाई बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच में था। ऐड तो इन दोनों में से होना है किसी एक पे, तो उस पे होगा जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, यानी कि इस पे होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये सिर्फ रूल है, एक कह सकते हैं शॉर्टकट है याद रखने का। अगर हम मार्कोनिकोव रूल भूल भी जाएं तो हमको मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, मैकेनिज्म से हमको पता चली जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या है। लेकिन अगर मार्कोनिकोव रूल एक बार याद रख लें तो हमेशा के लिए आसान हो गया और बहुत मुश्किल है नहीं। हम देख सकते हैं कि पीछे भी जो हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, जैसे कि अल्कीन है, इसको HBr के साथ रिएक्ट करवाया तो मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? इसका जो नेगेटिव पार्ट है ये याद होना चाहिए, HBr का नेगेटिव पार्ट Br माइनस होगा, वो इन दोनों में से उस कार्बन पे ऐड होगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो Br ऑब्वियस सी बात है इस वाले पे अटैक करेगा, यानी कि ये वाला मेजर बनेगा, और वही मेजर होता भी है, मैकेनिज्म के हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं। बस ये है मार्कोनिकोव रूल। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हम करवा सकते हैं, जिसकी मैकेनिज्म भी हमने डिटेल में देखी है, तो हमें मैकेनिज्म भी याद रखनी है और मार्कोनिकोव रूल भी याद रखना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। हम HBr की जगह HCl भी यूज कर सकते हैं, HI भी यूज कर सकते हैं, HF भी कर सकते हैं। अब लेकिन एक सवाल है कि सबसे फास्ट रिएक्शन किसके साथ होगी? कोई अल्कीन हम लें, अगर उसको HF के साथ रिएक्ट कराएं, फिर उसको HCl के साथ भी एक बार करा के देखें, एक बार HBr के साथ और एक बार HI के साथ, तो चारों हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा और सबसे स्लो कौन करेगा? तो ये तो जानना जरूरी है। इसका आंसर हमें इसकी मैकेनिज्म से मिलेगा। फिर से मैकेनिज्म में हमने सीखा था ना कि रिएक्शन शुरू कहां से होती है? रिएक्शन शुरू होती है कि HBr के टूटने से, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के टूटने से। जितनी जल्दी रिएक्शन शुरू होगी उतनी जल्दी कंप्लीट भी होगी। तो सबसे जल्दी जो टूटेगा वो सबसे जल्दी रिएक्ट भी करेगा। तो क्या लगता है, HF सबसे जल्दी टूटेगा या उससे जल्दी HCl टूटेगा या HBr या HI? तो इसका आंसर यह है कि HI सबसे जल्दी टूटेगा, उससे थोड़ा टाइम लगेगा HBr को टूटने में, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा HCl को टूटने में, और सबसे ज्यादा टाइम HF को टूटने में लगता है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। HCl में थोड़ा वीक होता है, HBr में उससे वीक होता है, HI में सबसे वीक होता है। इसलिए सबसे फास्ट HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF रिएक्ट करेगा। तो इसमें सबसे स्ट्रांग बॉन्ड क्यों होता है? इसका आंसर हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं। HF में जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। ये HF का बॉन्ड है, छोटा सा बॉन्ड है। जितना बॉन्ड छोटा होता है उतना स्ट्रांग होता है। अगर हम HCl का देखें तो हाइड्रोजन का साइज तो उतना ही है, लेकिन ये क्लोरीन के इतने बड़े ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप्ड है। बॉन्ड लेंथ कितनी ज्यादा हो गई? मैं एक स्केच बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। HBr मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हाइड्रोजन फिर से उतना ही बड़ा है, लेकिन इस बार Br मॉलिक्यूल ये रहा,
बी आर एटम ये रहा, उसका ऑर्बिटल इतना बड़ा है। अब हम देख सकते हैं ओवरलैपिंग कितना हुआ, ऐसा लग रहा है कि दो ऑर्बिटल ओवरलैप ढंग से कर ही नहीं रहे, टच कर रहे हैं। वहां पे सबसे अच्छे से ओवरलैप कर रहे थे, उससे थोड़ी सी मुश्किल यहां पे होगी, यहां पे बहुत मुश्किल होगी, और बॉन्ड लेंथ इतना लंबा हो गया है, ये बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है। अब अगर एच आई को देखेंगे तो यह रहा हाइड्रोजन एटम, वो तो साइज में उतना ही बड़ा होगा, और ये रहा एच आई एटम, आई एटम मतलब, ये रफ मैंने स्केच किया। अब ये सबसे बड़ा साइज का है, इस बॉन्ड को तोड़ना तो समझ लीजिए सबसे आसान है, इसलिए ये बॉन्ड तो बड़ी आसानी से टूट जाएगा एच आई का, इसीलिए सबसे फास्ट रिएक्ट एच आई करेगा, फिर उससे स्लो एच बी आर, उससे स्लो एच एफ, और सबसे स्लो एच एफ एच सी एल, उससे स्लो एच एफ। सबसे जल्दी टूटता नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल से टूटता है। तो ये एक रीजन है। तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो ये है, एच आई देन एच बी आर देन एच सी एल देन एच एफ। ये काम की चीज है, ये याद रखना है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब हम एक बात ये देख सकते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें इस प्रॉपर्टी को समझने में ही इतना टाइम लगा है, 20 मिनट का टाइम ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं इसको समझने में, इतने में हम बाकी 3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th में भी ये प्रॉपर्टीज काम आएंगे हमारे, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना जरूरी है। और अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा अभी भी रह गया है। क्या रहा है, इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी अल्कीन को जब HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं, HBr के साथ सिर्फ, ये बात याद रखनी चाहिए, HBr के साथ सिर्फ, बाकी HCl, HF, HI इन सब के साथ नहीं, HBr के साथ अगर किसी अल्कीन को रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन होती है ऐसे, मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से, जैसे कि HCl, HI, HF के साथ भी होती है। तो नया क्या है इसमें, नया अब देखते हैं। नॉर्मल तो है, नॉर्मल तो HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे बाकियों के साथ रिएक्शन होती है वैसे HBr के साथ किसी अल्कीन की नॉर्मल होती है मार्कोनिकॉव रूल से। लेकिन अगर हम इसी अल्कीन को इसी HBr के साथ रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, याद रखना एक बार फिर से, सिर्फ HBr के लिए है, HCl, HF, HI के लिए नहीं है, HBr के लिए है। HBr को किसी अल्कीन के साथ अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो पता है इस बार मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इस बार मेजर प्रोडक्ट होगा ये, जो ऊपर वाले केस में माइनर होता था यहां पर ये मेजर हो जाएगा, इस बार ये मेजर होगा। कब, जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो नॉर्मल है, मार्कोनिकॉव रूल, लेकिन अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो फिर मेजर प्रोडक्ट ठीक उल्टा होगा। यानी कह सकते हैं कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करती है, यानी मार्कोनिकॉव का उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, क्योंकि मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से Br को जाना चाहिए लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में Br जा रहा है इस वाले पे, यानी जिस पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, लेसर नहीं ग्रेटर, इस पे देख सकते हैं ना, इसका मतलब ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करती है। तो ये बात याद रखनी है कि whenever HBr, only HBr reacts with any alkene in presence of peroxide, it forms the product according to anti-Markonikov's rule. Okay, and without the presence of peroxide, normal reaction, then Markonikov, no doubt, वहां पे मार्कोनिकॉव होता है, लेकिन पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉव। ये बात क्लियर और कर ली हम करनी है हमको। इस इफेक्ट को, ये जो पेरोक्साइड की वजह से जो थोड़ा चेंज आ रहा है इसके रिएक्शन करने के तरीके में, या मेजर प्रोडक्ट जो थोड़ा अलग हो गया इस बार, इस इफेक्ट को खराश इफेक्ट कहा जाता है। ये खराश एक साइंटिस्ट का नाम है, अब जो भी उनका नाम का प्रोनाउंसिएशन हो हम तो ऐसे ही करेंगे, खराश इफेक्ट कहते हैं, KHARASH, खराश इफेक्ट। तो ये खराश इफेक्ट कहलाता है कि अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr को रिएक्ट कराते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट, और विदाउट दिस तो नॉर्मल मार्कोनिकॉव। दिस इज कॉल्ड खराश इफेक्ट। ये खराश जिन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया इस फिनोमिना को कि पेरोक्साइड के केस में थोड़ा कहानी चेंज हो जाती है, इसलिए खराश इफेक्ट कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन हमारे बुक में डेफिनेटली एक्सप्लेन्ड है, तो उसके रीजन को भी अगर समझने की कोशिश करें तो मैं थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूं उसको। तो हम सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि ये जो भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है ये पेरोक्साइड डालने की वजह से आ रहा है। अगर पेरोक्साइड नहीं डालते इस रिएक्शन में तब तो नॉर्मल होती रिएक्शन, सारा चेंज इस पेरोक्साइड की वजह से हो रहा है। तो ये पेरोक्साइड का क्या रोल होता है जिससे कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो मेजर प्रोडक्ट अमूमन होता है
वो इस केस में नहीं होकर के कुछ और हो जाता है, जो नॉर्मल केस में माइनर होता है वो इस केस में मेजर हो जाता है। ऐसा क्यों? तो पेरोक्साइड का कोई ना कोई रोल है। पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड की बात हम लोग शायद रेडॉक्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं। पेरोक्साइड एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ऐसे कंपाउंड्स को पेरोक्साइड कहा जाता है। बहुत तरह के पेरोक्साइड है हमारे नेचर में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, बेंजोइल पेरोक्साइड जिसका स्ट्रक्चर मैं भी बताऊंगा। तो बेंजोइल पेरोक्साइड भी एक पेरोक्साइड है, इसमें भी ऑक्सीजन होता है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो जनरली हम लोग जो पेरोक्साइड यहां यूज करते हैं ना, तो हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन में। हालांकि हम लिख तो देते हैं सिर्फ पेरोक्साइड, लेकिन मान के चलना चाहिए कि बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड क्या असर डालता है रिएक्शन में, वो देखते हैं। बहुत बड़ा असर डालता है। बेंजोइल पेरोक्साइड इस पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म को ही बदल देता है। अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैकेनिज्म सीखी है, वो तो तब है जब कोई पेरोक्साइड वेरोक्साइड ना हो। जो 3 स्टेप की मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस करी है, ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म। लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन करवाते वक्त, खास के वो भी HBr के साथ, बाकियों के साथ नहीं, मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, सिर्फ HBr के साथ, तो ये पेरोक्साइड जो है ना, मैकेनिज्म अलग कर देता है, चेंज कर देता है। HBr के केस में कैसे चेंज कर देता है, उस मैकेनिज्म को अब जल्दी से समझ लेते हैं। 4 मिनट का टाइम है, हम आधे घंटे में खत्म करना चाहते हैं वीडियो को। 4 मिनट के अंदर जल्दी से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब समझते हैं उसकी मैकेनिज्म को। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ऐसा तो कुछ नहीं होता था पहले, इस बार हो रहा है, तो यहीं से चेंज हो गया। कैसे फ्री रेडिकल होगा? तो ये देखिए, एक बहुत ही भयंकर सा कंपाउंड है ये। यही पेरोक्साइड है हमारा, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल ये मैकेनिज्म भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये है, और कुछ लोगों को हो सकती है क्यूरियोसिटी कि इस रिएक्शन को देखा जाए कि मैकेनिज्म आखिर कैसे है। क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं समझता हूं कि एक बार समझ लेना चाहिए, किसी न किसी काम आ सकता है। हो सकता है कि इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ना बने, तो मैं ये कहूंगा कि मैकेनिज्म समझना उनके लिए जरूरी है जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है थोड़ी सी। जो नहीं समझना चाहते हैं उनके लिए बस इतना काफी है कि वो एक चीज याद रख लें कि HBr के साथ अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो उल्टा हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ खराश इफेक्ट। बात खत्म। ऐसा क्यों होता है? जो ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है सारी। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्या है कि ये टूटता है, बेंजोइल पेरोक्साइड खुद टूटता है और ये एक फ्री रेडिकल बनाता है। ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है, C6H5, शॉर्ट में इस तरह से हम लिखते हैं, याद रखना है। C6H5 एक फ्री रेडिकल बनता है प्लस CO2, ये फ्री रेडिकल बनता है सबसे पहले। फिर स्टेप 2 क्या होता है? अटैक ऑफ दिस ऑन HBr। अब ये जो पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बना है, दो फ्री रेडिकल बनते हैं, कोई एक फ्री रेडिकल क्या है कि HBr पे अटैक कर देता है। हमने मिक्सचर में HBr के साथ रिएक्ट करवाया था ना अल्कीन को, तो ये फ्री रेडिकल जो पेरोक्साइड का बना वो HBr के ऊपर अटैक कर देता है। इस तरह से क्या होगा? हम लोग को एक बात याद रखनी चाहिए कि एक फ्री रेडिकल जब भी किसी पे अटैक करता है तो उसमें से एक फ्री रेडिकल खींच के निकाल लेता है। कैसे? HBr मॉलिक्यूल है, इसमें ये होमोलिटिक क्लीवेज करवा देगा। कौन? ये होमोलिटिक क्लीवेज करवाने से इसको क्या फायदा होगा? देखो, जैसे यहां पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर थे, अगर ये नहीं होता तब तो हमको पता है ना हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, H+ और Br- प्रोड्यूस होता है, पिछली मैकेनिज्म में देखा था। इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, ये पेरोक्साइड ऐसा नहीं होने देता, ये होमोलिटिक क्लीवेज करवाता है। एक ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक हाइड्रोजन पे जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे तुरंत फायदा ये होता है कि ये H फ्री रेडिकल को तुरंत खींच लेगा अपनी तरफ। ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये H को खींच के अपने साथ बॉन्ड बनवा लेगा, तो C6H5 केस में कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 में। बच गया एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल। स्टेप 2 में ये होता है। ठीक है, अगला स्टेप, स्टेप 3, अटैक ऑफ दिस फ्री रेडिकल ऑन अल्कीन। अब सेकंड स्टेप में जो फ्री रेडिकल बना है वो तीसरे स्टेप में क्या करता है? वहां पे अल्कीन भी लिया था हमने, वो अल्कीन पे अटैक करता है। एंड एक बार फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल है तो इसमें भी फिर से वो होमोलिटिक क्लीवेज करवाता है। जनरली पिछले की मैकेनिज्म हम लोग क्या देखते थे कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे शिफ्ट होते थे, है ना, और कार्बोकेटाइन बनता था। ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, इसकी वजह से ये इसमें होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, यानी पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन टूट के इस कार्बन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, तो एक फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन बन जाएगा, एक वाला इस पे बन जाएगा। ठीक है, अब ब्रोमीन या तो इस पे अटैक कर सकता है या फिर इस पे अटैक कर सकता है। जब ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, समझ पा रहे हैं ना हम लोग, और अगर ब्रोमीन बीच वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो फिर ये बनेगा। देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से अटैक तो ब्रोमीन किसी एक पे करेगा, तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा।
ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये मेजर कहा गया है। ये बहुत कम बनेगा, ये माइनर है, बहुत अनस्टेबल है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों है? सिर्फ सिंपल सी बात है, कार्बन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट नहीं है, यानी कि फिर से कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है। इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इधर से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश होकर मिल रहे हैं थोड़े थोड़े, थोड़ी सी तो राहत है, तो स्टेबल है। जबकि इसमें फिर पीछे से लग रहा है सिर्फ, उधर तो कोई है नहीं, तो ये उतना स्टेबल नहीं हुआ। इसलिए फ्री रेडिकल भी ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा बनेगा। बन गया, तो स्टेप 3 में ये फ्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, ब्रोमीन उस पर लग जाएगा, ये बच जाएगा फ्री रेडिकल, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये नहीं बनेगा, तो ये मेजर है, ये मोर स्टेबल है। ये होता है अगला स्टेप, फाइनल अटैक। मैंने लिखा है फाइनल अटैक अपनी तरफ से, इसका कोई नाम नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से फाइनल अटैक लिख दिया, क्योंकि अब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप में ये बना था, मेजर था, याद होगा हमें। अब इस पे क्या होता है कि HBr का फिर से एक अटैक हो जाता है, ये फ्री रेडिकल है। HBr में इसकी वजह से फिर से एक होमोलिटिक क्लीवेज होती है। जब जब फ्री रेडिकल होगा, हेट्रो कभी हो ही नहीं पाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज ही होगी। तो फिर से HBr में होमोलिटिक क्लीवेज होगी, इस तरह से, इस तरह से। ये H फ्री रेडिकल बनेगा, ये तुरंत इस पे अटैक कर देगा CH पे। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2Br, और एक बेचारा Br फ्री रेडिकल फिर बच गया। अब ये भी ढूंढेगा, अगले किसी अल्कीन पे अटैक करेगा, और ये फिर आगे रिएक्शन होती रह जाएगी। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इसको रिवाइंड करके एक बार दोबारा सुन सकते हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ एक बार में, तो इसको क्लियर करेंगे। इस तरीके से हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बना। अब हम देख सकते हैं कि ओवरऑल ब्रोमीन बीच वाले कार्बन पे नहीं लगा, इस वाले कार्बन पे लगा है, जैसा कि हमने रिएक्शन करके यहां पर दिखाया था। ओवरऑल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr इन दोनों में से इस कार्बन पे लगता है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी है इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। और थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा बनता है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ब्रोमीन को यहां अटैक करना पड़ेगा। और फाइनल फिर इस तरह से होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। क्योंकि अगर ये ज्यादा स्टेबल होता तो ये मेजर बनना चाहिए था, तब तो फिर वैसा ही होता कि ब्रोमीन बीच में लगता और यहां पे हाइड्रोजन लग जाता, तो फिर तो वही से प्रोडक्ट बनता। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। दूसरा वाला प्रोडक्ट जो होगा इससे जो बनेगा, फाइनल अटैक जब इस पे होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो माइनर होगा। ठीक है, जिनको ये मैकेनिज्म क्लियरली समझ में आ गई, वेल एंड गुड। जिनको नहीं आई कोई बात नहीं, कम से कम खराश इफेक्ट तक याद होना चाहिए, ये बात याद होनी चाहिए। थैंक यू फॉर दिस। एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।